नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल मीडिया बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप न्यूज पर। मोदी ने फ्रांस में कहा, एआई में दुनिया बदलने की ताकत। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को अंतिम चेतावनी दी है, बंधक नहीं छोड़े तो गाजा में तबाही मचाने की धमकी। पंजाब के पार्टी विधायकों से केजरीवाल की मीटिंग, थाने नहीं पहुंचे रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना ने कहा। मुंबई पुलिस की 5 ऑफिसर्स की टीम घर पहुंची। उनके ब्रिटिश पॉप सिंगर एड शीरन इंडिया आए हैं। अरिजीत सिंह और एड शीरन का वीडियो वायरल। शेयर बाजार में गिरावट रही, सोने अपने ऑल टाइम हाई पर। ये तमाम बड़ी खबरें जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे, अभी महाकुंभ चल रहा है, उधर फ्रांस में भी एक महाकुंभ लगा है। जी हाँ, पेरिस में एआई का महाकुंभ लगा है। इसके लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब पेरिस एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेने पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी पेरिस एआई समिट में मंगलवार को शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया बदलने की ताकत है। ये समाज सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह दिखाता है कि एआई का पॉजिटिव पोटेंशियल असाधारण है। मोदी ने कहा कि भारत ने सफलतापूर्वक कम लागत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, डेटा एम्पावरमेंट के जरिए डेटा की ताकत को अनलॉक किया है। यह विजन भारत के राष्ट्रीय एआई मिशन की नींव है। पीएम ने कहा कि भारत एआई को स्वीकार करने और डेटा प्राइवेसी में लीड करता है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल है। बता दें कि मोदी पेरिस एआई समिट के सह अध्यक्ष हैं। वे कार्यक्रम में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो समेत कई वर्ल्ड लीडर्स पहुंचे। मोदी सोमवार रात फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे थे। उन्होंने ऑली एयरपोर्ट पर भारतीयों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के सम्मान में फ्रांस सरकार ने सोमवार रात मशहूर एलिजे पैलेस में वीवीआईपी डिनर का आयोजन किया था। इसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो समेत कुछ और देशों के नेता भी मौजूद रहे। पीएम मोदी का ये 7वां फ्रांस दौरा है। वो आखिरी बार 2023 में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। अब आपको बता देते हैं पेरिस एआई समिट में है क्या। ये एक वैश्विक एआई समिट का हिस्सा है। इसमें दुनिया के 90 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ग्लोबल एआई की गाइडलाइंस तैयार होगी। इसमें एआई के नए ट्रेंड्स, प्रगति, आने वाली चुनौतियों पर इसमें चर्चा हो रही है। उद्योगों में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा, एआई के बेहतर इस्तेमाल के तरीके इसमें खोजे जाएंगे। अब एआई समिट भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सह अध्यक्ष हैं। एआई में भारत ग्लोबल लीडर है। एआई में भारत दुनिया में 4थे नंबर पर है। भारत का मकसद एआई से मानवता की भलाई है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एक्स जैसी टेक कंपनियां भारत के साथ। एआई के दुरुपयोग पर रोकथाम भारत की प्राथमिकता है। भारत में बड़ी कंपनियों में 70% इस्तेमाल है। तो पेरिस एआई समिट में पीएम मोदी शामिल हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। 90 देशों के प्रतिनिधि एआई पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाली चुनौतियां, एआई के नए ट्रेंड्स, किस तरह से काम करेगा, इसका दुरुपयोग, तमाम ये विषय है एआई समिट में चर्चा के। 90 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल है और ग्लोबल स्तर पर एआई को लेकर इस समिट में चर्चा हो रही है। 90 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी महाकुंभ से एक बार फिर चर्चा में आई, जब वो किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बनी। लेकिन सिर्फ 7 दिनों के अंदर उन्हें पदहीन कर दिया गया। ममता के साथ गाजगिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर रही मां लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर भी। उन्हें भी अखाड़े ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन उसके बाद ममता कुलकर्णी ने पद से इस्तीफा दिया और पहली बार बयान दिया।
उन्होंने दो टूक कहा कि 25 सालों से तपस्या कर रही हैं और 25 साल से साध्वी हूं और आगे भी साध्वी रहूंगी। ममता कुलकर्णी के इस बयान के बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी धर्म के ठेकेदारों पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा, ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की अंग थी, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा, मेरी उनसे लगातार बात हो रही है। यही ममता अगर इस्लाम में चली जाती तो धर्म के तथाकथित ठेकेदार तब क्या करते? इस बारे में तब कोई कुछ नहीं बोलता। बता दें कि ममता कुलकर्णी को 24 जनवरी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया था। अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका पिंडदान और पट्टाभिषेक कराया था, जिसके बाद उन्हें श्रियामाई ममता नंदगिरी नाम दिया गया था। हालांकि बाद में विरोध उनका बढ़ा और उन्हें पदहीन कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर धर्म के ठेकेदारों पर जमकर बरसी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। जब ममता कुलकर्णी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद बयान दिया, मीडिया में कहा कि मैं 25 साल से साधना कर रही हूँ, साध्वी हूँ और हमेशा रहूंगी। 25 साल पहले बॉलीवुड छोड़ दिया और अब वो यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि महामंडलेश्वर के रूप में मुझे जो सम्मान मिला वे 25 साल तक तैराकी सीखने और फिर बच्चों को इसे सिखाने जैसा था, लेकिन महामंडलेश्वर के रूप में मेरी नियुक्ति के बाद जो आक्रोश हुआ वे अनावश्यक था। मैंने 25 साल पहले बॉलीवुड छोड़ दिया और फिर मैं गायब हो गई और हर चीज से दूर हो गई। मैं जो कुछ भी करती हूँ उस पर लोगों की बहुत अधिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के पेरेंट्स सेक्स पर किए कमेंट्स ने तुल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हो रही है। उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में आपत्तिजनक बात कही थी। शो में मौजूद जज आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा समेत 5 लोगों के खिलाफ असम में FIR दर्ज हुई है। उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा है। फिल्म संगठन ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इंडियाज गॉट टैलेंट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संगठन ने एक बयान जारी कर इस शो इंडियाज गॉट टैलेंट के पर बैन की मांग की और शो में मौजूद जजों की आलोचना की। विवादित कमेंट्स और वायरल वीडियोस जुड़े मामले पर बुधवार दोपहर 5 बजे पुलिस अधिकारियों की एक टीम मुंबई के वर्सोवा स्थित उनके घर पहुंची। वे घर पर नहीं मिले। उन्हें पुलिस ने खार स्टेशन में बुलाया, जहां उनसे पूछताछ होगी, लेकिन थाने नहीं पहुंचे रणवीर इलाहाबादिया। समय रैना ने कहा तो मुंबई पुलिस की 5 ऑफिसर्स की टीम उनके घर पहुंची। संसद समिति भी उन्हें तलब कर सकती है। 5 अधिकारियों की टीम उनके घर पहुंची थी और इंडियाज गॉट टैलेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद अब सुर्खियों में है। असम में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। मुंबई पुलिस पहुंची थी 5 अधिकारियों की टीम, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। संसद समिति भी अब उन्हें तलब कर सकती है। तो यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। पेरेंट्स पर आपत्तिजनक कमेंट्स वाले शो ने तोल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हो रही है। आपको बता दें, उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में आपत्तिजनक बात कही थी। शो में मौजूद जज आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा समेत 5 लोगों के खिलाफ असम में FIR दर्ज हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शेयर मार्केट की, जहां सेंसेक्स में आज यानी 11 फरवरी को 1100 अंक से ज़्यादा की गिरावट है। ये 76,150 के स्तर पर इसने कारोबार किया। निफ्टी में भी 350 अंक की गिरावट है। इसने 23,000 के स्तर पर कारोबार किया। निफ्टी रियल्टी सबसे ज़्यादा 4% टूटा। मीडिया इंडेक्स भी 3% से ज़्यादा नीचे रहा। वहीं ऑटो, FMCG, फार्मा और सरकारी बैंकों के इंडेक्स में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। मेटल और IT इंडेक्स
1.50% नीचे रहा। मार्केट में गिरावट के 3 कारण समझ में आ रहे। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टील और एल्युमिनियम आयात पर टैरिफ बढ़ाने के कदम के बाद बाजार में लगातार गिरावट आ रही है। ट्रंप के इस कदम से दुनिया भर में ट्रेड वॉर की आशंका फिर से पैदा हो गई है। ट्रंप ने एल्यूमिनियम टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है और स्टील आयात पर 25% टैरिफ को बहाल कर दिया है, जो पहले अमेरिका में ड्यूटी फ्री था। दूसरा कारण रुपए की लगातार कमजोरी ने मार्केट सेंटिमेंट कमजोर हो रहे हैं। सोमवार को इंट्राडे में रुपये 88 प्रति अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा था। हालांकि आज यानी मंगलवार को रुपया 21 पैसे मजबूत हुआ है। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली तेज कर देते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक रिटर्न कम हो जाता है। तीसरा कारण कमजोर तिमाही नतीजे। कमजोर Q3 आय ने भी निवेशकों के सेंटिमेंट को कमजोर किया। रिजल्ट के बाद आज आइसर मोटर्स के शेयर में 7% की गिरावट आई। कंपनी का Q3 FY 25 में नेट प्रॉफिट साल दर साल 17.5% बढ़कर 1170.5 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन यह अनुमान से कम है। सोना आज यानी 11 फरवरी को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 238 रुपये बढ़कर 85,903 रुपये हो गया है। इससे पहले बीते दिन सोना 85,665 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। वहीं चांदी का दाम 1123 रुपये घटकर 94,410 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। एक दिन पहले कल यानी कि 10 फरवरी को चांदी 95,533 रुपये पर थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। आगे बढ़ेंगे। नागा चैतन्य और साई पल्लवी की मोस्ट अवेटेड फिल्म थंडेल आखिरकार 7 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और दर्शकों को इनकी जोड़ी खूब पसंद आ रही है। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म को चंदू मोंडेती ने डायरेक्ट किया है। रिलीज से पहले इस फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला था और अब पहले दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। आइए जानते हैं फिल्म के पहले दिन की कमाई। फिल्म ने पहले ही शानदार शुरुआत की, वहीं ऑडियंस और क्रिटिक्स से मिले पॉजिटिव रिव्यूज ने भी थंडेल की कमाई को जबरदस्त बढ़ावा दिया। इस फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया गया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तेलुगु वर्जन में 9.8 करोड़ रुपए, हिंदी वर्जन की बात करें तो 15 लाख रुपए, तमिल वर्जन 5 लाख रुपए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो आंकड़ा 21 करोड़ 27 लाख तक पहुंच गया है। इसके साथ ही यह एक्टर नागा चैतन्य की पहली सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है। इस फिल्म को अल्लू अरविंद ने प्रोड्यूस किया है, जो करीब 75 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई। वीकेंड पर इसकी रफ्तार और बढ़ी। पहले दिन शानदार शुरुआत के बाद थंडेल के कलेक्शन में वीकेंड पर और उछाल आया। वहीं नागा चैतन्य लंबे समय बाद इस तरह की इमोशनल लव स्टोरी लेकर आए हैं, जिसमें साई पल्लवी का जबरदस्त परफॉर्मेंस दर्शकों का दिल जीत रहा है। महाकुंभ का आज 30वां दिन है। आज सुबह 8 बजे तक 49,68,000 श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अब तक 44 करोड़ 74 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। माघी पूर्णिमा से पहले संगम स्थल को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र और प्रयागराज में सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रयागराज शहर में
आज शाम 5 बजे से किसी प्रकार के वाहन नहीं चलेंगे। नो व्हीकल जोन घोषित, इसमें आवश्यक और एम्बुलेंस सेवाओं को छूट रहेगी। यह व्यवस्था 12 फरवरी को मेला क्षेत्र से श्रद्धालुओं की सुगमता पूर्वक निकासी तक लागू रहेगी। मुख्य स्नान पर्व के दिन अक्षय वट दर्शन के लिए बंद रहेगा। वहीं श्रद्धालु बड़े हनुमान मंदिर के सिर्फ शिखर का दर्शन कर सकेंगे। जाम की समस्याओं से निजात पाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 52 नए अफसर भेजे हैं। सीएम योगी ने एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को महाकुंभ भेजा, जिनमें 4 एसपी, 5 एसपी और 15 डीएसपी को भी भेजा गया है। वहीं 3 आईएएस और 25 पीसीएस अधिकारियों को भी तत्काल पहुंचकर व्यवस्थाओं को संभालने के लिए कहा गया है। सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर कई निर्देश भी दिए हैं, जिसमें पार्किंग स्थलों का उचित प्रबंधन, मेला परिसर में साफ सफाई की उचित व्यवस्था जैसे मुद्दे हैं। प्रयागराज के किसी भी स्टेशन पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो, जिसे लेकर स्पेशल ट्रेनें और परिवहन निगम की अतिरिक्त बसों के संचालन की बात कही है। प्रयागराज महाकुंभ का आज 30वां दिन है और श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा 45 करोड़ पहुंच चुका है। माघी पूर्णिमा पर स्नान होना है, उसको लेकर विशेष इंतजाम किए हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महाकुंभ को लेकर समीक्षा बैठक दी है। बेहतर व्यवस्था करने के प्रशासन को निर्देश सीएम ने दिए हैं। पार्किंग स्थलों के उचित प्रबंधन के निर्देश दिए। आज शाम 5 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब कांग्रेस के 30 आप विधायकों के उनके संपर्क में होने के दावे से उथल पुथल मची हुई है। इसी बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सबको एकजुट रखने के लिए पंजाब के पार्टी विधायकों से मीटिंग की। दिल्ली स्थित पंजाब सीएम के कपूरथला हाउस में ये मीटिंग आधे घंटे चली। मीटिंग में दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में मजबूती से लड़ाई लड़ी। पैसा, बेईमानी और गुंडागर्दी से कोई जीत भी गया तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, हमें और मजबूत होकर अगला इलेक्शन लड़ना है। केजरीवाल ने विधायकों को एकजुट रहकर 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर काम करने को कहा। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि हम पंजाब को ऐसा मॉडल स्टेट बना देंगे कि इसे पूरा देश देखेगा। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच जो नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था वह एग्रीमेंट जारी रहेगा। केजरीवाल पंजाब के आप विधायकों से मिले, कहा दिल्ली में पैसे गुंडागर्दी से हारे। कांग्रेस का दावा है कि वहीं 30 विधायक हमारे संपर्क में है। उसके बाद राजनीतिक हलचलें पंजाब में तेज हो चुकी है। वहीं शिवसेना से यूबीटी सांसद बोली हैं, ऐसी हार के बाद क्या लगते हैं। हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में। तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट लोगों के साथ इन लोगों का ही था। तो सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। और क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, सड़कें बनाने का टीचा हो, टोल प्लाजा जो 2-2 साल 3-3 साल फालतू चल गए थे उनको बंद करने का हो ताकि लोगों का पैसा बचे, और अस्पतालों का काम हो। तो ऑलरेडी हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा तेज करना है। और जो दिल्ली का 10 साल का, आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि
ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं, जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम मोहल्ला क्लिनिक को, हमारे यहाँ आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं वहाँ पे, वो हम 850 से ऊपर हम वो स्थापित कर चुके हैं और अस्पतालों का काया पलट हो चुका है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बन के तैयार हैं और बच्चे जो हैं वो रिजल्ट भी अब तो आने लगे हैं कि बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। और दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सर माथे पे है। और आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को, 2 साल पड़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत चंपावत जिले की शारदा नदी में राफ्टिंग डेमो प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हुआ। समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी धर्मपत्नी गीता धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उन्होंने रात में आयोजित राफ्टिंग प्रतियोगिता में बने विश्व रिकॉर्ड का आनंद उठाया। मुख्यमंत्री धामी ने समापन समारोह में कई प्रदेशों से आए विजेता प्रतिभागियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, उसके अनुरूप उत्तराखंड राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारी देवभूमि उत्तराखंड में होना बेहद गौरव और सौभाग्य की बात है। भविष्य के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है और यहाँ पर आज एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। राफ्टिंग की और प्रतियोगिता है वो रात में संपन्न हुई है और आने वाले समय में ये टनकपुर का, ये रूम का, ये क्षेत्र राफ्टिंग के क्षेत्र में एक बड़े डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगा और आज ये पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आ गया है और इसके विकसित होने से इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की संभावनाएं आने वाले समय में होंगी। रोजगार बढ़ेगा, क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा, लोगों की समृद्धि होगी और इस क्षेत्र की डेवलपमेंट उपलब्धि है कि ये सुरक्षित और बहुत सकुशलता से सफल तरीके से ये आज रात्रि में राफ्टिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में आज सुबह 8 बजे से 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों सहित 173 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है। मतदाता शाम 5 बजे तक अपना वोट डाल सकते हैं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों के जवान मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। नगर निकायों के चुनाव और उपचुनाव में 10,000 से अधिक उम्मीदवारों का भाग्य आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। आज 44,90,360 मतदाता वोटिंग करेंगे। इनमें 22,08,625 पुरुष, 22,81,226 महिलाएं और 509 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। नगर निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन बड़ी संख्या में निर्दलीय और बागी उम्मीदवार दोनों पार्टी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। बागी उम्मीदवार नगर निकाय चुनाव में समीकरण बदलने की क्षमता रखते हैं। नगर निकाय चुनाव की मतगणना 15 फरवरी को होगी। रायपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए बीजेपी ने पार्षद और रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे को चुनाव मैदान में उतारा। कांग्रेस ने पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की पत्नी दीप्ति दुबे पर भरोसा जताया। चौबे और दुबे के मध्य सीधे मुकाबले की संभावना है। राजनांदगांव नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी ने पूर्व सांसद मधुसूदन यादव को और कांग्रेस ने निखिल द्विवेदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो तमाम 10 नगर निकायों को सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में देखी जा रही है। इसी के साथ सोशल मीडिया बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।